अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसुम राना। आज 74वां दिन है, मतलब कि 2.5 माह हो चुके हैं BYC के जो लवाहिकीन हैं, उनके जो अहले खाना है, फैमिलीज़ के लोग हैं, वो इस्लामाबाद में जो फैसिलिटेशन सेंटर है, ये बिल्कुल प्रेस क्लब के साथ है, उसके सामने रोड पर सरापा एहतजाज है। गर्मी धूप बारिश में ये लोग एहतजाज करते रहे हैं। इनका मुतालबा यही है कि हमारे जो प्यारे लापता हैं, एक तो उनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। उन्होंने जो भी जुर्म सरजर्द किया है, अगर जो हुकूमत कह रही है तो कानून के मुताबिक ठहरे में लाया जाए और इनकी मुलाकात उनसे करवाई जाए। इसके साथ साथ जो BYC के दीगर लीडरान जेल में हैं, उनको भी कानून के मुताबिक उनके ट्रायल्स किए जाए और उनको रिहा किया जाए। इसी हवाले से माइनस न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं BYC की फैमिलीज़ की एक मुतासरा फरीक, जिनकी बहन गुलजादी जो हैं वो जो अरेस्ट किया हुआ है, उनको शमीम इनका नाम है। इनसे जान लेते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी और इनसे पूछते हैं कि इस मसले का क्या हल है और ख़ानदान जो है उन पर क्या कैफियत है। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी का कोई भी प्यारा हमसे बिछड़ जाए तो आपको वो कहते हैं ना कि ना मेंटल पीस आपको मिलता है, ना आपके घर के हालात बेहतर रहते हैं। तो शमीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम अस्सलाम। शमीम, हमें बताइएगा, आपकी बहन जो हैं, क्या वो पहली दफ़ा अरेस्ट हुई हैं या पहले भी उनको अरेस्ट किया गया था? थोड़ा हमें गुलजादी के बारे में बताएं। मेरी बहन गुलजादी एक स्टूडेंट है, लॉ की स्टूडेंट है, और इससे पहले उसे पहले हमारे घर पे छापा मारा, उसे लापता किया। उसे 4-5 घंटे बाद उसे वापस रिहा किया और उसने ख़ुद कहा कि जब मुझे लेकर गए, मुझे यही कहा था कि आप रियासत के लिए काम करें, आप ये करें वो, तब हम आपको छोड़ देंगे, और आप चुप करें, आप बलोचों के लिए आवाज़ ना उठाएं। तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, और उस पे शदीद तशद्दुद किया था, उसे मारा भी था। फिर कुछ घंटे बाद उसे वापस रिहा किया और उसके बाद उसे वापस उन कुछ 2 माह बाद में घर में 8 अप्रैल के रात फिर हमारे घर पर छापा मारा और फिर उसे जबरी तौर पर लापता किया। फिर उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था और यही सामने बातें रखी गई थी कि आप रियासत के लिए काम करें, आप पार्लियामेंट में आ जाए, नहीं तो हम आपको और आपके घर वालों को आपको ख़तरा, हम आपके साथ हर चीज़ कर सकते हैं। और फिर मेरी बहन ने कहा था कि नहीं, और उन्हें इतना शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसके जिस्म पर नील के निशान पड़ गए थे। और उसके बाद उसे हमारे घर पे तो क़यामत बरपा थी कि वो जब लापता था, और उसे अगले दिन हमें जब पता चला उसे उद्दा जेल मुंतकिल किया है, तो हमारी खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी। हम जेलों को, ऐसी बदकिस्मत कौम है कि जेलों को अपना किस्मत समझते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में एक और भी स्टूडेंट है जिसका नाम माजबीन है, वो पिछले 3 महीने से लापता है, उसका कोई अता पता है। हमें पता है कि उन्हें रियासती इदारों ने जबरी तौर पर लापता किया है। इसी तरह मेरी बहन अपने साथियों समेत डॉक्टर मारंग, बीबो, शाहजी, बीबर्ग एक तौर पर माजूर भी है, और जेल में 6 माह से ज़ायद रहने की वजह से उसकी हालत शदीद हद तक बिगड़ चुकी है। हमारी कानूनी टीम ने हर पेशी पर यही दरख्वास्त किया है कि डॉक्टर ने भी पहले उसका मुआयना किया था, तिब्बी मुआयना, कि इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी गई। अदालत में उन्होंने यही कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करें, इनके टाइम पे ऑपरेशन हो ना हो तो इसके जानलेवा इसके हो सकता है, तब भी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 6-7 मरतबा ना कोई मुनसिफाना ट्रायल, ना कोई कानूनी अमल, जो रिमांड का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी। इस दफ़ा उन्हें वापस उद्दा जेल मुंतकिल किया गया है और इसी तरह केस चल रहा है। शमीम की कहानी माइनस न्यूज़ पर हम पेश कर रहे हैं। आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, पीस वॉक भी है, शमीम मज़ीद क्या बताती हैं। लेकिन इससे पहले कि ये मज़ीद अपने बारे में, अपनी कहानी के बारे में, लापता अफराद की कहानियाँ बताएं, जो पीस वॉक हो रही है उसकी जानिब चलते हैं, उसको कवर करते हैं और फिर वापस आते हैं शमीम की कहानी पर। ये पीस वॉक के मनाजिर हैं सुपर मार्केट के सामने से। BYC की फैमिलीज़ जो हैं वो 74वां दिन है आज, इनको ये एहतजाज कर रहे थे और आज ये पीस वॉक कर रहे हैं। डॉक्टर महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच इसको लीड कर रही हैं। सीनियर सियासतदान अफरा सयाब खट्टक भी इसमें मौजूद हैं। कुछ हमें एक्टिविस्ट जो हैं PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के भी इसमें नज़र आ रहे हैं। और BYC की जो फैमिलीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं F6 में।
समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी भी इस पीस वॉक में मौजूद हैं। ये F6 इस्लामाबाद का सेक्टर है जहाँ पर जो BYC की फैमिलीज़ हैं वो पीस वॉक कर रही हैं। डॉक्टर महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच उसको लीड कर रही हैं। डॉक्टर फरजाना बारी इस समाजी कारकुन इसमें मौजूद है। अफरा सयाब खटक साहब को आप देख सकते हैं। PTM के जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हैं आज सॉलिडेरिटी के लिए। ये पीस वॉक आप देख रहे हैं जो कि पीसफुल एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स मस्ट नेवर बी क्रिमिनलाइज्ड, और ये रिलीज़ BYC लीडर्स मिसिंग पर जो पर्सनस हैं उनको बाजियाब कराया जाए। इस हवाले से BYC की जो फैमिलीज़ हैं ये पीस वॉक कर रही हैं। BYC की जो फैमिलीज़ हैं जो 74 दिन से इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं। ये BYC की पीस वॉक के मनाजिर आप देख रहे हैं माइनस न्यूज़ पर। समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी भी इस पीस वॉक में मौजूद हैं। अफरा सयाब खटक साहब इस पीस वॉक में मौजूद हैं। जो अब्दुल हादी हैं सीनियर लॉयर वो भी इस वॉक में मौजूद हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं BYC की पीस वॉक के, और इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल है। BYC की पीस वॉक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, और इनका मुतालबा है कि जितने भी लोग लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए। BYC के जो लीडरान हैं उनको रिलीज़ किया जाए जेलों से। पुलिस ने मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम कर रखी है और ये पीस वॉक हो रही है BYC के जो लीडरान हैं उनकी बाजियाबी के लिए। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं F6 के, और पीस वॉक हो रही है। पीस वॉक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से, F6 से, और BYC की जो फैमिलीज़ के लवाहिकीन हैं। आज 74 दिन हो चुके हैं ये एहतजाज कर रहे हैं, और आज ये पीस वॉक हो रही है इस्लामाबाद में। आगे जाओ, इधर आगे जाओ। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी भी मुहैया की गई है। आप देख सकते हैं कि अहलकार पीस वॉक के साथ साथ हैं, और BYC के जो फैमिलीज़ हैं उनके लवाहिकीन F6 में ये पीस वॉक कर रहे हैं। ये पीस वॉक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं माइनस न्यूज़ से, और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर महरंग की बहन नादिया बलोच जो हैं वो पीस वॉक को लीड कर रही हैं, और आपको नज़र आ रही हैं फ़्रॉक में उड़ी बीबी भी एक जानिब। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने प्यारों की तस्वीर उठा रखी हैं, और उनका मुतालबा यही है कि जो अफराद लापता किए गए हैं और ये 74 दिन से मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और इस एहतजाज का मकसद यही है कि जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए और इनके प्यारों से इनको मिलवाया जाए। और 74 दिन हो चुके हैं ये लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज कर रहे हैं। ताहाल हुकूमत में से कोई वफ़द इनके मुतालबात को हल करने के लिए इनसे मुलाकात के लिए नहीं आया है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है ट्रैफिक को। BYC का एहतजाज इस्लामाबाद में जारी है। 74 दिन हो चुके हैं। BYC की जो फैमिलीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि BYC के जो लीडर्स हैं उनको बाजियाब किया जाए, और जो लापता अफराद हैं इनके प्यारों से इनकी मुलाकात करवाई जाए। ये इनके मुतालबात हैं। अब देख सकते हैं कि तमाम लवाहिकीन ने अपने प्यारों की तस्वीर जो हैं वो उठा रखी हैं। BYC के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज है। ये मनाजिर हम आपको F6 सुपर मार्केट से दिखा रहे हैं। माइनस न्यूज़ आपको ये बराह रास्त मनाजिर दिखा रहा है। BYC की जो फैमिलीज़ हैं वो प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज थी 74 दिन से, और आज 74वां दिन है और ये लोग पीस वॉक कर रहे हैं। एक दिन पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द ने इनसे गुजारिश की थी कि आप ये अपना जो सिट इन कैंप है इसको वाइंड अप कर लें। उन्होंने गुजारिश की थी, और आज देखते हैं कि BYC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया जाता है। BYC के पीस वॉक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं F6 इस्लामाबाद से। BYC की फैमिलीज़ के लवाहिकीन 74 दिन से यहाँ मौजूद हैं और ये सरापा एहतजाज हैं। अफरा सयाब खटक साहब को आप देख सकते हैं, उन्होंने इस वॉक में शिरकत की है। ये मनाजिर हम आपको माइनस न्यूज़ से दिखा रहे हैं। BYC की फैमिलीज़ के लवाहिकीन सरापा एहतजाज है, उन्होंने अपने प्यारों की जो तस्वीर है वो उठा रखी है। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं F6 इस्लामाबाद से BYC की पीस वॉक के शुरका में मर्द व ख़वातीन दोनों शरीक हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासत पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ रवा रखी गई जुल्म, जब
और बेइज्जती के रवैये की तफसील पेश करना है। हम लवाहिकीन गुज़िश्ता 73 दिनों से रियासत की दारुल-हुकूमत में अपने प्यारों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इस 2 माह से ज़ायद अरसे में हमें इंसाफ देने की बजाय नफरत, तशद्दुद और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। इन 73 दिनों और सैकड़ों घंटों के एहतजाज ने हमें एक ऐसा सबक सिखाया है जिसका शायद हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमने दारुल-हुकूमत में रियासत की तरफ से इस कदर नफरत, बेतौकीरी और इज्जत नफ्स की पामाली का सामना किया है जो नाकाबिल बयान है। जिस्मानी तशद्दुद के निशान तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन नफरत अंगेज रवैये और इज्जत नफ्स मजबूर होने के असरात पूरी जिंदगी ज़हनों पर नक्श रहते हैं। इस्लामाबाद आने से कबल भी हमें रियासत के ऐसे रवैये का सामना रहा है, मगर दारुल-हुकूमत में इस शिद्दत के साथ पेश आने के असरात इतने गहरे हैं कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर बयान करने से कासिर है। बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत डॉक्टर मारंग बलोच, बीबर बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी, गुलजादी बलोच और बीबू बलोच और वो सियासी कारकुन हैं जो बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये रहनुमा बलोच कौम के हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं और अक्सरियती बलोच अवाम इन्हें अपने नुमाइंदा क़यादत मानती है। रियासत ने हकीकी अवामी नुमाइंदों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को मन गढ़ंत और जाली मुकदमात में पिछले 6 माह से कैद में रखा है। बलोच कौम का हर फर्द, हत्ता कि बच्चे भी ये समझते हैं कि ये मुकदमा जाली है और इन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने रियासती जब्त और मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। रियासत के लिए ये अवामी आवाज नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसलिए इन नुमाइंदों को जेलों में रखा गया। हम समझते हैं कि संजीदा और बाशऊर रियासतें अवामी आवाज सुनती हैं, मसाइल के हल की तरफ कदम बढ़ाती है और इख्तिलाफी राय रखने वालों को तशद्दुद या गोली से नहीं दबाया जाता। लेकिन रियासत पाकिस्तान का बलूचिस्तान में रवैया हमेशा इसके बरअक्स रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। खदशा है कि आने वाले दिनों में रियासत जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की सांसें लेने पर भी कदगन लगा देगी। साथी हज़रात, हम लवाहिकीन बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की गिरफ्तारी के खिलाफ 2 माह कबल इस्लामाबाद आए थे। उस वक्त भी हमें इस रियासत से इंसाफ की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के ज़मीर को झंझोड़े, रियासत के जुल्म और जबर से जन्म लेने वाले दर्द की युदात सुनाई और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये रियासत बलोच अवाम और उनके नुमाइंदों के साथ किस दरिंदगी से पेश आ रही है। हमने दुनिया को बताया कि किस तरह अवामी जद्दोजहद को ताकत और तशद्दुद की बुनियाद पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह कानून और अदालत को इंसानी हुकूक की कारकुनान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह सहाफत जैसे शोबे को झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह रियासत अपनी पूरी मशीनरी को एक अवामी तहरीक को कुचलने के लिए बरोकार ला रही है। आज 2 माह से जायद अरसे के इस एहतजाज में अगरचे रियासत हमें इंसाफ नहीं दे सकी, लेकिन हमारी बुजुर्ग माओं ने सख्त गर्मी और शदीद बारिश के बावजूद हौसले, बर्दाश्त और हिम्मत के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इस जद्दोजहद ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया कि रियासत बलोच अवाम के साथ अपने ही दारुल-हुकूमत में किस तरह पेश आती है। हमने बलोच सियासी कारकुनान के खिलाफ जारी रियासती जब्त को दुनिया के सामने बेनकाब किया। हमने बुजुर्ग माओं के साथ रवा रखे गए नफरत अंगेज रवैये को दुनिया को दिखाया। हमने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को तशद्दुद और ताकत से खत्म करने की कोशिश पर दुनिया को आगाह किया और हमने अपने बलोच अवाम को बता दिया कि ये रियासत इनके साथ किस नफरत अंगेज रवैये से पेश आ रही है। काबिल एहतराम साथी राजवी, गुज़िश्ता 2 माह से जारी हमारे एहतजाजी कैंप के हवाले से रियासती बेइज्जती और नफरत अंगेज रवैये को मद्देनजर रखते हुए सीनियर बलोच लिखारी और हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहम्मद अली तालपुर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुनीज़ा जहांगीर, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की आमना मसूद, मारूफ वकील और इंसानी हुकूक की नुमाइंदा ईमान मजारी
اور دیگر دوست و احباب مسلسل ہم سے اس کیمپ کو ختم کرنے کی درخواست کرتے رہے ہیں. ہم نے درد بالا احباب اور اپنے ہمدردوں کی اپیل پر غور اور مشاورت کے بعد اپنے اسلام آباد کے احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم ہم لواحقین اپنے پیاروں کی غیر قانونی گرفتاری اور جبری گمشدگی کے خلاف اپنی جدوجہد کو مختلف طریقوں سے جاری رکھیں گے اور ریاستی جبر کے خلاف ہر حال میں آواز بلند کرتے رہیں گے. ان 2 مہینوں کے جاری احتجاج میں ہم نے ریاست کے جبر اور مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا اور ہم اس ریاست کے اطمینان ہے اور ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے ریاستی جبر اور مظالم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی. ہم نے جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا اور یہی ہماری اس احتجاج کی اصل کامیابی ہے. ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اسلام آباد میں جاری اپنے احتجاجی کیمپ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور ان تمام شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جدوجہد میں غیر مشروط طور پر ہمارا ساتھ دیا اور ریاستی جبر کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہم اپنے احباب اور ہمدردوں سے درخواست کرتے ہیں بلوچ اقلیتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی جبری گمشدگی کے خاتمے اور ریاستی جبر کے اختتام تک اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیتی رہی. ہم ریاست پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جب تک بلوچ اقلیتی کمیٹی کی قیادت کو غیر مشروط طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہم اپنی جدوجہد بلوچستان بھر میں جاری رکھیں گے. شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پریس کانفرنس میں کہ ہمیں ایک سبق ملا ہے یہاں آنے کا, تو اگر جب ڈاکٹر مروان بلوچ صاحبہ آزاد ہو جاتی ہیں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے, تو اس سبق کے بارے میں کیا بتائیں گے عوام کے, اسلام آباد کی عوام کے سلوک کے بارے میں اور حکمران کے بارے میں کیا آپ دو لفظوں میں اگر ان کو پوچھیں آپ سے تو کیا بتایا جائے گا؟ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ اسلام آباد کی جو حکمران ہے یا اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں ان کے پاس بلوچ کے لیے نہ کبھی انصاف تھا اور نہ کبھی انصاف ہوگا. اور ہمارا یہاں پہ آنے کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا. ہم جانتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا, لیکن ہم اس وقت خاموش رہنے کو ہم نے ترجیح نہیں دی بلکہ آواز اٹھانے کو ہم نے ترجیح دی. اور ہم یہاں پہ آئے کیونکہ ہماری زمین ہمارے لیے ایسے تنگ کر دی گئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ پرامن احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا. تو ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے اپنی آواز بلند کی اور ریاست کو بتایا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. اگر آپ ہمیں ہماری زمین میں آواز اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کی زمین میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کوئٹہ میں جو کورٹ ہے انہوں نے مارنگ اور دیگر ساتھیوں کو جوڈیشل کر دیا ہے, اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ اس کیمپ جو پچھلے یہاں پر جاری ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے, لیکن ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب جو ہم بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور جو ضمانت کے لیے ہم اپلائی کریں گے ہمیں ضمانت دے دی جائے گی, تب ہی ہم اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے. اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے بلوچستان میں. نادیہ یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے تاحال کوئی ڈیلیگیشن آپ لوگوں کے مطالبات سننے نہیں آیا کہ ان کو حل کیا جائے؟ حکومت سے کچھ کہیں گی کیونکہ آج آپ لوگ وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں اس احتجاج کو. دیکھیے ہم حکومت کی طرف سے تو کوشش کی گئی, البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوشش نہیں کی گئی, لیکن اس طرح سے انہیں آنا چاہیے تھا, ہم سے بات کرنی چاہیے تھی, ہمارے مسئلوں کو سننا چاہیے تھا. اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل بھی نہیں ہے, لیکن ان کا جو ضمیر ہے وہ اتنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوا کہ وہ آئے. پچھلے 74 دنوں سے 2 مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے شدید گرمی میں, بارش میں, لیکن ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آئے, ہم سے بیٹھے اور ہمارے جو مطالبات ہیں انہیں سننے کی تو کوشش کرے. سلام پیش کرتی ہوں کہ آج آپ کا جو یہ 70 دن سے زائد احتجاج تھا وہ رنگ لایا ہے کہ آج ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کو ایکسٹینڈڈ ریمانڈ کے بعد فائنلی جوڈیشل میں بھیجا گیا ہے. تو میں آپ سب کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ کے ادھر بیٹھنے کا جو مقصد تھا وہ آدھا مقصد تو پورا ہو گیا ہے. ریاست کی بے حسی ریاست
की तरफ जो आप देखते रहे, ये माँ देखती रही कि रियासत का कोई नुमाइंदा आकर बात करेगा, तसल्ली देगा। हम जानते हैं कि जो इस वक्त की हुकूमत है या 70 सालों से जो इस मुल्क में हुकूमत है वो एक ही है, लेकिन इतना एहसास तो उनमें होना चाहिए था कि कोई आकर इस बूढ़ी माँ को तसल्ली दे देता, इन बेटियों के सर पर हाथ फेरता और कहता कि हम आपके प्यारों को बाजियाब करेंगे। लेकिन रियासत की जो बेहिसी हमने 70 दिनों से देखी, उसका भी दुनिया के सामने जो आपने चेहरा बेनकाब किया है, ये भी आपकी जीत है। मैं आप सब तो बेहतर जानते हैं मुझसे कि जब आप इधर आए थे तो आपके खिलाफ किस तरह का रवैया, किस तरह का सलूक अपनाया गया था, लेकिन शायद इधर के लोग भूल गए हैं, तो मैं कुछ बातें सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ। जब आप यहाँ पे आए थे तो पहले दिन इधर शदीद बारिश हो रही थी और इधर की इंतजामिया और पुलिस ने बूढ़ी माओ को इधर टेंट तक लगाने नहीं दिया और उस बारिश में बूढ़ी माएँ अपनी जिद्दोजहद करती रहीं। जब प्रेस क्लब के बाहर लोग आपसे आकर बात करते थे, आपकी कहानियां सुनते थे, जो आपकी जिंदगी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, तो रियासत ने खारदार तारे, बैरियर लगाकर आपको उसी तरह कैद किया जिस तरह आप बलूचिस्तान में कैद है। उसके बाद जहां आप रह रहे थे उधर रियासत ने अपनी एजेंसियों को आपके पीछे भेजा, आपकी ख्वातीन के पीछे एजेंसियों वालों को भेजा आपको डराने धमकाने के लिए। लेकिन मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ कि आप शायद वाहिद लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने एजेंसियों के लोग पकड़ के पुलिस स्टेशन में जमा कराए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आपकी जीत है कि आपने 70 दिनों से ज्यादा इस्लामाबाद के शहरियों को और पाकिस्तान के शहरियों को दिखाया है कि पुरअमन मज़ामत क्या होती है, कि जहां हर दरवाजा आपके मुंह पर बंद किया जाए उस वक्त भी उम्मीद नहीं हारनी होती। तो मैं आप सबकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप बलूचिस्तान वापस जाएंगे तो आपकी जो कौम है वो आपका उसी तरह इस्तकबाल करेगी जिस तरह डॉक्टर मारंग बलोच का 2023 में किया। और आपकी ताकत ये है कि आपकी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। जिस तरह अभी कहा गया कि डॉक्टर मारंग बलोच सिर्फ बलोच यकजहती कमेटी की लीडर नहीं है, वो बलोच अवाम की रहनुमा है। और जितनी मर्जी चाहे वो नाइंसाफिया की जाए डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ, वही डॉक्टर मारंग बलोच इस जाबिर निज़ाम के सामने आकर अदालत में मुस्कुराती है। आप डॉक्टर मारंग बलोच को इस तरह के हथकंडों से तोड़ नहीं सकते। तो जब तक डॉक्टर मारंग बलोच और BYC की तमाम क़यादत अपनी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट नहीं होती, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और जब तक हर लापता शख्स अपने घरों तक नहीं पहुंचता, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। माइनस न्यूज़ इस वक्त मौजूद है BYC के कैंप में। थोड़ी देर पहले आपने देखी है कि यहाँ पर पीस वॉक हुई है। शमीम हमारे साथ हैं जो गुलजादी की बहन है, वो उनकी स्टोरी सुना रही थी। शमीम, आप हमें ये भी बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं और आपके घर में और कौन है, क्योंकि अपनी बहन की रिहाई के लिए अपील लिए आप 74 दिन से यहाँ पर इस कैंप में मौजूद हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं, क्या गुलजादी के अलावा भी कोई और है जिसको इस मसले का सामना करना पड़ा है? जी, पूरे घर को इस मसले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक शख्स जब बंद होता है तो पूरे घर मतलब कि इस बात से परेशान होती है। और जो रियासत का रवैया है, जो इससे पहले हमें मुलाकात के लिए उसके पास नहीं छोड़ रहे थे, और फिर हम जब एक पुरअमन एहतजाज के लिए बलूचिस्तान में निकलते थे उनके लिए, वहाँ पर भी हमें निकलने नहीं देते। वहाँ पर भी हमसे वो हक छीन लिया गया है कि हमें रोडों पे ना आना पड़े। अगर हम आएंगे हम पे स्ट्रीट फायरिंग करेंगे या फिर ऐसे जाली केसेस लगा कर फिर से 3 MPO के तहत हमें बंद करेंगे। तो आपको लगता है कि जब आप लोग वापस जाएंगे आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? मुश्किलात का हम
48 से लेकर आज 2025 से हम हमारी जो गए हुए नस्लें हैं उन्होंने भी इन मुश्किलात का सामना किया है, जो हम हैं हम भी इन्हीं मुश्किलात का। बलूचिस्तान में कोई ऐसे घर नहीं है कि इनकी जारियत से महरूम ना हो। हर घर से कोई लापता है, हर घर में इस तरह के इन्होंने वो किए कि कोई घर एक कंप्लीट नहीं है। एक बच्चा है वो यतीम है, एक बहन है तो वो भाई के बगैर है। मुझ जैसी बहन अपनी बहन को ढूंढने हर सड़क पर जाती है। बलूचिस्तान को ऐसे बनाया गया कि नस्ल कुशी की जा रही है। वहाँ पे जेलों में बंद रखना अपनी जगह, वहाँ पर उनको आज उठाते हैं कल उनको इस तरह उनकी शक्लें बिगाड़ कर उनकी मसख़शुदा लाश फेंकी जाती है, पहचानी नहीं जाती है। सिर्फ उनकी एक निशानी पर आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये फ़लाने का बेटा है, ये फ़लाने का रिश्तेदार है। वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें इतनी ज़्यादा पता नहीं इन इज्तिमाई कब्रों में कितने बंदे हैं। वहाँ पे तो सिर्फ उन्हें हड्डियाँ मिलती है। कभी कोई ऐसे काम दश्त में जो कब्रिस्तान बनाई गई है उसमें पता नहीं कितने कब्रें बन गए जो इज्तिमाई है। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह के हमें कब्रिस्तान मिले। उनमें कौन लोग हैं वो? हम यही सवाल करने आए। हमारे जो ये लीडरान हैं, ये जो बंद है, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि आप जो कब्रें बनाते हैं वो कौन है? आप जिनको लापता करते हैं आप लाए, आपकी अदालतें हैं, कानून है, हम आपकी अदालतें और कानून को मानते हैं। आप अपनी किसी चीज़ को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप उनको अदालतों में पेश नहीं करते, उनको मार कर आप फेंक देते हैं। जो बलोचों की अब जेनोसाइड करें उनके बारे में पूछा था, आज उन्हीं का कम ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ा है। जो आज वो पाबंद सलासल है, उनका कसूर सिर्फ यही है। बलूचिस्तान का बच्चा जानता है, और वो एक शख्स जानता है कि ये बेकसूर है। हम यहाँ पर भी आए हैं, ये लोग भी जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 6 माह से उनकी तहवील में है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ ला सके जिसके तहत उन्हें सज़ा दे सके। आज भी वो बंद है बग़ैर किसी जुर्म के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बलोचों की बात की थी। बस सिर्फ यही है उनका कसूर और कुछ नहीं है। तो शमीम, आपको क्या लगता है लापता करते क्यों हैं? क्या बड़ी वजूहात हो सकती हैं? लापता होने वाले शख्स भी हमारी तरह लोग हैं। वो इंसानियत का दर्द अपने सीने में रखते हैं, वो जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और वो ये शऊर रखते हैं और वो इन जालिम के आगे सर नहीं झुकाते, इसी वजह से उन्हें लापता करते हैं। आप कोई समझती हैं क्या बलूचिस्तान हुकूमत, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि सरफराज भुट्टी जो हैं अभी वो वज़ीर आला हैं, लेकिन बहुत सारे जो कौम परस्त लीडर्स हैं वो इस वक्त पार्लियामान से बाहर भी हैं, तो क्या हल तजवीज़ करती हैं? क्या कोई इसका सियासी हल बातचीत से निकल सकता है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जो सियासी लीडरान हैं वो अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। आज ये भी सियासी लीडर हैं जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलोचों की बात करते हैं। ये साइल व वसाइल की बात नहीं कर रहे, बलूचिस्तान को आपसे नहीं छीन रहे। ये उन लाशों के पूछ रहे, उन लापता अफराद, और जो है जो बलूचिस्तान को लूटने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। जहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स मिल जाता है उसके ऊपर मुआहदा करते, उसको बेचते हैं, वो भी ख़ुद को नुमाइंदा कहते हैं, वो भी बलोच है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कि कौन बलूचिस्तान का नुमाइंदा है, कौन इसका सौदागर है। तो आपको क्या लगता है जो लोग हुकूमत में है क्या वो हकीकी नुमाइंदगार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उन लाशों का नहीं पूछते, वो लापता अफराद का नहीं बोलते, वो उस बलूचिस्तान के मसख़शुदा चेहरे को नहीं दिखाते, वो बलूचिस्तान में नंगे पाँव बच्चों को नहीं देखते, जहाँ पे स्कूल नहीं है वो उस जगह को नहीं देखते, जहाँ पे उनको एक जो ज़मीनी ज़ख़ायर मिल जाती है वो उसकी तरफ जाते हैं, वो उसको दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में हमें ये मिला है, हम फ़लानी कंपनी से इसका सौदा लगाएंगे। वो उन बच्चों को, बलूचिस्तान में ऐसे बच्चे हैं कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में उनको चप्पल तक नहीं है। इस तरह की बच्चियाँ जो स्कूलों से दूर है। बलूचिस्तान इस तरह का इलाका है जहाँ पे अभी तक हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। हमारे साथियों ने सिर्फ बलूचिस्तान के उन लोगों की बात की थी कि हम इंसान हैं, इंसानी हकूक़ हमें दिया जाए, लेकिन यहाँ पर हमारी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं। तो जो हुकूमत में है वो इंसानी हकूक़ की पामालियों के बारे में नहीं बोलते, वो सिर्फ रिसोर्सेज की बात करते हैं। हमने रिसोर्सेज नहीं मांगा, हमने वो लाशें मांगे कि शनाख्त करके दो कि किसका है। हमें पता है कि बलूचिस्तान में बहुत हर इलाके में हर इलाके में बोलान हो, कोयटा हो, सिब्बी, खुसदार, हर जगह से इतने लोग लापता करते हैं और कई वीराने में उनकी मसख़शुदा लाश 2-3 दिन बाद मिल जाते हैं। तो एक नौजवान एक मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होती है कि आप उसको मसख़ करके फेंकते हैं, तो ये बलोच जेनोसाइड नहीं है तो और क्या है। तो शमी,
میرا آخری سوال آپ سے، آپ گلزادی کی بہن ہیں، اس کی رہائی کے لیے کسی سے اپیل کریں گی جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہم ہیں؟ یہاں پہ آئے بھی اس مطالبہ کیا ہے، اپیل کیا ہے، درخواست کیا ہے. ہم نے ہر وہ دروازہ کٹکھٹائے، چاہے وہ آئینی قانونی ہو، چاہے وہ روڈوں کا ہو، چاہے ان وزراؤں سے اپیل کرنے کی ہو. ہم نے سب کچھ کیا ہے. ہم بارہا کر رہے ہیں کہ خدا را انہیں رہا کرے، ان کا جو قصور ہے وہ سامنے لے کر آئے، جو بلوچستان میں نسل کشی ہے وہ بند کرے. ہم پرامن ہے، ہماری جنگ نسلوں کی جنگ ہے، یہ شناخت کی جنگ ہے، یہ بقا کی جنگ ہے، اور ہم اس کو پرامن طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور ہمارے جو نسلیں گئے ہوئے انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہے، جو نیو جنریشن ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ہمیں مسخ نہ کرے، ہماری جو شناخت ہے، جو بقا ہے، اسے خدا را نہ کرے. ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سائل و وسائل کی جنگ نہیں لڑ رہی. بلوچستان کے نوجوانوں کی طرف سے کوئی پیغام دے گی؟ کیا لگتا ہے کیا چیف جسٹس اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ بلوچستان حکومت، وفاقی حکومت یا دیگر ادارے، کون اس مسئلے کو حل کرے گا، اور بلوچستان کے نوجوانوں کی طرف سے کیا کہیں گی؟ جی ہم یہی بارہا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو تو وہ کرے. ہمیں کسی سے امید نہیں ہے. ہم اتنے سالوں سے انہی روڈوں پہ خوار ہیں. ہم سے پہلے بھی آنے والے لوگوں نے یہی کہا ہے، ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بارہا کہ یہ مسئلہ کوئی حل کرے. اور بلوچستان کے نوجوان وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں انہی پالیسیوں کی وجہ سے مفلوج ہو چکے ہیں. وہاں پہ کوئی پڑھ نہیں سکتا. اگر کوئی روڈ پہ آیا، اس کو کوئی ویڈیو آیا، اسے اس کی یونیورسٹی اور کالج سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، ان سے وہ پڑھنے کی حق چھین لی جاتی ہے. بہرحال ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے وہ کرے، چاہے وہ وفاقی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بس اس مسئلے کو حل کرے، جو ہمارا مطالبات ہے وہی مانے بس. ٹھیک. ایک آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ کی بہن کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ ریاست یا حکومت کے لیے کام کرے. اس کی تفصیلات ابھی بتائیں گی جو ان پر اتنا ظلم اور جبر کیا گیا؟ جب اس کو لے کر گئے تو اسے یہی مطالبہ کیا تھا. تو میری بہن ہے، اگر میری بہن اس اسٹیج تک آئی ہے، اسے وہ اپنی ان مظلوم محکوم قوم مظلوم اور محکوم قوم کی آواز بن کر سامنے آئی ہے. وہ ان کی نمائندے کے طور پر سامنے آئی ہے. یہ فیصلہ اس کی قوم کرے گی. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی مجھے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. بہت شکریہ شمیم گلزادی کی، آپ بہن ہیں، آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی مائنس نیوز سے. جس طرح سے آپ نے گفتگو کی کہ جن لوگوں کو پولیس اریسٹ بھی کرتی ہے، پھر ان پر تشدد کرتی ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ جو اپنی جدوجہد ہے وہ چھوڑ دیں.
نعرہ بلوچستان، مسلمان زندہ باد، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے.